हेलो दोस्तों, सेल बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर चल रहा था और पिछली वीडियो में मैंने ब्लड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। आज मैं ब्लड के फंक्शन, कंपोजिशन और डिजीज़ को डिटेल से बताने वाली हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्लड के बारे में कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारी पूरे नर्व्स, जितना भी बॉडी में पार्ट्स है, हर चीज़ को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो करता ही रहता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो मैंने बताया था कि ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू दैट डिलीवर्स नेसेसरी कंपाउंड, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन से मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और आगे हम देखेंगे और क्या क्या फंक्शन ब्लड करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, फंक्शन आगे बताऊंगी, और डिजीज़। तो सबसे पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड की कंपोजिशन है, जो ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है, उसकी कंपोजिशन में जो सबसे पहला पार्ट है वो है आरबीसी। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी का मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, तो इस वीडियो में मैं आरबीसी का फंक्शन बता देती हूँ। ठीक है, तो आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, या लाल रक्त कोशिका भी कह सकते हैं। लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड सेल्स को सबसे मेन जो काम है, तो इसका मेन काम क्या है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे टिश्यू या सेल्स तक लेके जाता है, एंड उसके बदले में जो सेलुलर रेस्पिरेशन आरबीसी सेल के अंदर होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, मान लीजिए ये आरबीसी है, ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेके आएंगी और ये सेल को ट्रांसफ़र कर देंगी। बदले में यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, जिससे कि एटीपी जनरेट होगी, जिससे कि सेल क्या है, अपना और काम कर सकती हैं, सेलुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकती हैं। और जो सेलुलर एक्टिविटीज़ में CO2 बन जाती हैं, ठीक है, CO2 बन जाती है, उसको वापस ब्लड में पहुंचाने का काम करती है। तो क्या इससे समझ में आता है कि जो आरबीसी है वो क्या करती है? हमारे सेल्स तक O2 लेके जाती है और बदले में CO2 लंग्स को दे जाती है, क्योंकि लंग्स से ही हमारी जो CO2 है वो बाहर छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है हमारे नॉस्ट्रल्स, नाक और बहुत सारे रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हम काम आते हैं जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने और CO2 बाहर छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन सिस्टम में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। तो दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा है प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? तो आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी जब बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, मान लीजिए ये आरबीसी है, ये सेल्स में जाएंगी। तो ये जब सेल्स में जाएंगी तो मैंने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, जिससे कि एटीपी जनरेट होती है। एटीपी जनरेट का मतलब क्या है? एटीपी इज़ इक्वल टू एनर्जी। एटीपी को ही एनर्जी कहा जाता है। तो ये क्या करने का काम करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। साथ ही क्या करते हैं? रिलीज वेस्ट। जो मैंने कहा कि अभी सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो इस दौरान क्या होता है कि एटीपी तो बन रही है, लेकिन CO2 भी बन रही है, जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो इस CO2 का काम क्या है? इस CO2 का कुछ काम नहीं है हमारी बॉडी में, तो ये लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो रिलीज़ वेस्ट को भी रिलीज़ करती है। साथ ही साथ जो सेल्स में वेस्ट है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नहीं चाहिए सेल्स को, तो वो क्या करती हैं? किडनी को दे जाती हैं। कुछ सेल्स ऐसे करती हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं। बहुत सारे वेस्ट होते हैं सेलुलर, तो उनको किडनी में या जिस जगह से, जिस ऑर्गन, जिस पार्ट से वो सेलुलर वेस्ट बाहर जा सकता है, उसको उस जगह तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा जो काम है वो है प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। ये क्या है? बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है, या ये कह सकते हैं कि जो आरबीसी है वो हमारे बोन मैरो में बनती है। ठीक है, आरबीसी रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम होती है हमारी, तो वहाँ रिलीज़ होती हैं। ये डायरेक्ट हमारे, ऐसे नहीं कि हमारे बॉडी में ईजिली फ्री हो रही हैं या आसानी से कहीं भी घूम रहा है, ये फ्रीली नहीं। एक क्लोज्ड जो हमारा सिस्टम है बॉडी में, आर्टरी के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम जिसे कह सकते हैं, उसके थ्रू ब्लड ट्रैवल करता रहता है। ऐसा नहीं कि ब्लड कहीं से भी ट्रैवल हो गया, ये लीक हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता रहता है। चौथा जो है वो है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता।
अब आखिरी एक और बात है कि इनका दिन कितने दिन तक ही जिंदा रहता है, तो 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं। उसके बाद क्या आती है, स्प्लीन में या लीवर में चले जाते हैं मरने के लिए जब इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 7 दिन तक बोन मैरो में बनते हैं और जैसे मिच्योर हो जाते हैं वैसे ही ब्लड में घूमने लग जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करने लग जाते हैं और जो भी इनका काम है वो फंक्शन करते रहते हैं। मरने के बाद ये स्प्लीन लीवर में चले जाते हैं। ठीक है, ब्लड का जो साइंटिफिक नाम है, ये जो हम इसे ब्लड आरबीसी को कह सकते हैं, वो है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब होता है रेड और साइट मतलब होता है सेल। रेड कलर क्यों होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का रेड कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में पायरोल रिंग होती है जो कि ऑक्सीजन को कंटेन करती है, साथ ही साथ इसमें आयरन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर देता है आरबीसी को। अब इसके शेप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेप इसका होता है बाय कनकेव शेप, ऐसा टाइप का शेप होता है। यहाँ ऑक्सीजन आती है, साथ ही साथ CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिजीज़ एनीमिया होती है, ब्लड लॉस हो सकता है, कैंसर होता है, हाइपोक्सिया। मैंने ब्लड की डिजीज़ के बारे में आगे मेंशन किया है तो मैं आपको आगे बता दूंगी। चलता है नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट है WBC क्या होती है, तो WBC सबसे पहले WBC का जो साइंटिफिक नेम है, या हम WBC को जो कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब क्या होता है, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। अब कलरलेस का मतलब वाइटिश, जो वाइट कलर की होती है, इसलिए इनको वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल कहा जाता है, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल कहा जाता है WBC को। ठीक है, साइट्स मतलब सेल, ल्यूको मतलब वाइटिश या वाइट या कलरलेस। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस इनको ऑर्डर दे सकता है कि कब इनको शेप चेंज करना है अपना, कब इनको अपने पे मॉडिफिकेशन करना है, कब क्या जनरेट करना है, क्या रेगुलेट करना है। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, WBC में ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ आती है। एंटीबॉडीज़ क्या काम करती है, अब जिस तरह आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है और CO2 छोड़ने का काम करता है, उस तरह एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एंटीजन और पैथोजन या कोई भी फॉरेन बॉडी है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इनका जो दिन होता है, कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो 4 दिनों तक जिंदा रहती है। कहीं कहीं पर आपको 7 दिन भी मिलेंगे, 7 दिन का भी लाइफ स्पैन होता है, कहीं कहीं पर 13 से 20 दिन भी। ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं ये भी ज़्यादातर, या लिम्फ नोड में भी बोल सकते हैं, लिम्फ नोड में भी बनते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट को फिर अब 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ग्रैनुलर और दूसरा है एग्रैनुलर। अब ग्रैनुलर क्या होते हैं, पहले ग्रैनुलर को जान लेते हैं। ग्रैनुलर में आते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब कणिकाएँ बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ग्रैनुलर में आते हैं इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स को अगर हम डिवाइड करें तो क्या बनता है, इसिनोफिल्स मतलब क्या होता है, लविंग। इसिनो मतलब एसिड लविंग, जो एसिड में वर्क करती है, जो एसिड लविंग होती हैं, जो एसिडिक pH में काम कर सकती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसिनोफिल्स एसिड लविंग होती है, इसलिए इनको इसिनोफिल्स कहते हैं। ये एसिड वाले pH में अच्छे से काम करती हैं। अब बेसोफिल्स, बेसो मतलब बेस, एल्कलाइन फिल्स मतलब लविंग, जिनको 7 से ज़्यादा वाले pH में काम करना पसंद है, या जो अच्छा फंक्शन करती है 7 से 14 के बीच के pH में। न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रो में मतलब है न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल लविंग है। इनको किसी भी pH में ढाल दो, ये काम कर, जो इनका फंक्शन है वो करेंगी ही। ठीक है, अब एक ग्रैनुलर की बात करें। एक ग्रैनुलर मतलब एब्सेंट ऑफ ग्रैनुअल्स, जिनमें ग्रैनुअल्स नहीं है। तो इनमें आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होती हैं जो कि नेचुरल किलर सेल T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट बनाते हैं। मोनोसाइट फर्दर और डिवाइड होती हैं जो मैक्रोफाइज और डेंड्रिटिक सेल्स में बनाते हैं। इनको मैं इम्यूनोलॉजी जो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, इसकी जो डिजीज़ है वो हो सकता है ल्यूकेमिया, इसको भी मैं आगे फर्दर डिजीज मेंशन करने वाली हूँ। तो चलते हैं आगे, प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, आरबीसी को मैंने बताया कि आरबीसी क्या करती है। अब प्लेटलेट्स क्या होती हैं,
तो प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है और बहुत ही मेन कंपोनेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड कभी रुकेगा ही नहीं। अगर लीकेज हो गया कहीं पर, हमारी आर्टरी को कोई डैमेज हो गया है, तो हमारा ब्लड रुकेगा ही नहीं। तो पहले इसका साइंटिफिक नाम देख लेते हैं, बायोलॉजिकल नेम। तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब क्या है? ब्लड क्लॉट बनना, क्योंकि हमारे ब्लड में है तो ब्लड की ही क्लॉटिंग करेंगे। क्लॉटिंग मतलब होता है थक्का बनना। तो साइट्स मतलब होता है सेल। तो थ्रोम्बो मतलब क्लॉटिंग, साइट्स मतलब सेल, सेल्स का थक्का बनाना। ठीक है, सेल्स का थक्का कब बनता है? जब हमारी बॉडी में एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। मान लीजिए कि हमारे हाथ है कट गया है बाहर से, तो यहाँ पर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड के साथ साथ यहाँ तक आती हैं और अपने साथ कुछ फैक्टर लेके आती हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जिन्हें कहा जाता है, वो लेके आती है और यहाँ पर एक जाली जैसा बना देती है और ब्लड को रोक देती है बहने से, ताकि ब्लड की कमी ना हो हमारी बॉडी के अंदर। तो इनका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना। अब शेप के बेस पर इनको दो टाइप से डिवाइड किया है, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव क्या होती है? जब पहले इनएक्टिव को जान लेते हैं कि इनएक्टिव रहती है ज़्यादातर ये। एक्टिव कब होंगी ये? जब इनएक्टिव रहती है तब इनका शेप क्या होता है? प्लेट जैसा, जैसे प्लेट होती है, इसलिए इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। जब ये एक्टिव हो जाती है तो इनका शेप कैसे हो जाता है? डेंट्रिकल जैसा। मान लीजिए इनएक्टिव थी और इनका शेप अभी प्लेट जैसा है, ये प्लेट जैसा शेप है। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो इनमें डेंट्रिकल्स निकल जाएंगे। डेंट्रिकल्स मतलब हाथ जैसा, हाथ। ये डेंट्रिकल्स क्या काम करती है, ये मैं आपको इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में समझाऊंगी कि डेंट्रिकल्स का क्या काम होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। ये सब बोन मैरो में बनता है, क्योंकि हमारा ब्लड ही बोन मैरो में बनता है। तो हमारी ब्लड सेल्स भी, जो भी ब्लड में कंपोनेंट्स है, वो सारे के सारे बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पान है वो होता है 9 डेज़ का। 9 दिन तक ये ज़िंदा रहती हैं, उसके बाद मर जाती है। इनके अंदर प्लेटलेट्स में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो कि क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का ब्लड के बारे में एक बहुत लंबा डिस्कशन। अब जो मेन चीज़ है वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन, उसको प्लाज्मा कहेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या होता है? 90% वाटर होता है, जो कि ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड को फ्लो कराने के लिए, अगर कोई चीज़ हमें फ़्लो करानी है तो उसके लिए उसका फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। जो डेंस हो जाएगा वो फ़्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए 90% वाटर होता है ब्लड में, जो कि उसको फ़्लो कराता रहता है और ये प्रोवाइड करता है प्लाज्मा ब्लड को। 10% अदर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसको प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड में, और हमारी बॉडी में प्लाज्मा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें डोनेट करना होता है तो हम अपनी ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट डोनेट करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। कम से कम 50 to 55% ब्लड का जो पार्ट है वो प्लाज्मा है। ठीक है, अब इसका प्रोटीन पार्ट क्या है? प्रोटीन पार्ट में आता है क्लॉटिंग फैक्टर। अभी मैंने बताया प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और ये क्लॉट बनाने का काम करते हैं। ये 13 टाइप के होते हैं। जब मैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको बताऊंगी तो मैं बताऊंगी 13 टाइप के ब्लड क्लॉट कैसे क्लॉट बनाते हैं हमारी बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बॉडी जब चोट लगेगी तभी हमारी बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट बनेगा। कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, जिसको हम हैमरेज कहते हैं। जैसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही क्लॉट बनने लग जाता है। खून का थक्का बॉडी के अंदर ही बनने लग गया है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, किसी दूसरी वीडियो में। और क्या होता है प्रोटीन पार्ट में? और होता है एंटीबॉडीज़, जो मैंने बताया WBC का जो पार्ट है एंटीबॉडीज़ वो होती है, जो कि हम फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरसेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर क्या होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करती है हमारी बॉडी के अंदर। एल्ब्यूमिन क्या होती है कि ऑस्मोटिक बैलेंस का मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, फर्दर दूसरी वीडियोस में। ग्लूकोज में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज, जो कि आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है एनर्जी के लिए।
ठीक है। तो ग्लूकोज भी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है, प्रोटीन पार्ट में। एंजाइम्स क्या काम करते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, सेलुलर रिएक्शन, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने का, उस रिएक्शन को फास्ट करने का काम क्या करते हैं, एंजाइम करते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन्हें कहते हैं। ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो सेलुलर रेस्पिरेशन या कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे किडनी तक हमें यूरिया पहुंचाना है या ब्लड को छानना है तो उसको किडनी तक पहुंचाना, लीवर में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट है तो उसको किडनी तक लेके आना, या अलग अलग जितना भी बॉडी में पार्ट्स है, जितना भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी ब्लड के थ्रू घूमता रहता है, और जिसको अपने डेस्टिनेशन पार्ट में पहुँचना, डेस्टिनेशन ऑर्गन में पहुँचना, उसको पहुँचाने का काम करते हैं। चौथा है ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लोबुलिन्स जैसे हीमोग्लोबिन मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन होते हैं, उसी तरह ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया आ जाता है। एंजाइम में कोई भी एंजाइम जो कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ग्लूकोज जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन एजेंट से। क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट्स बनाते हैं, हमारी ब्लीडिंग को, एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बता दिया है कि हमारी बॉडी में किस तरीके से ब्लड काम करता है। ठीक है। ब्लड मैंने बता दिया है कि ब्लड सर्कुलेटिंग लिक्विड है जो कि न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं। ठीक है। आरबीसी का मैंने बता दिया, आरबीसी क्या करती है, हमारे O2 को लेके जाती है और CO2 को बाहर छोड़ती है। WBC हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग करती है, ब्लड का थक्का बनाती हैं। ठीक है। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के अंदर ये सारे के सारे मटेरियल, प्रोटीन पार्ट ऐड होते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको और कौन सी बायोलॉजी की वीडियोस में लेक्चर सुनना पसंद है। थैंक यू।